Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning. I am glad that you could understand the lecture number 1 of polity wherein I discussed about constitutionalism. हमने डिस्कस किया था कि संविधान हमें चाहिए क्यों, why do we even need one, and in general not only to India but why having a constitution is very important for any democratic polity. आज की क्लास में हम दो टॉपिक्स प्राइमरीली करेंगे. पहला फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके बीच में हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी, कैबिनेट मिशन ने किस बेसिस पर असेंबली को बनाया, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको प्रीलिम्स में टेस्ट हो सकते हैं, और दूसरी चीज़ हम करेंगे सेलिएंट फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. अब जो सेलिएंट फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैं उसमें मैं आपको ये बेसिक सी चीज़ें नहीं बोलने वाला कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में DPSPs हैं. वो तो इवेंचुअली अगले 4-5 लेक्चर्स में हम कवर करेंगे ही, तो आपको यू विल गेट टू नो अबाउट इट इवेंचुअली. बट टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सम टर्म्स. फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी, जुडिशियल सुप्रीमेसी, पॉपुलर सॉवरेनिटी. व्हाट ये इन टर्म्स का क्या मतलब है, इंडिया में इन टर्म्स में से कौन सी टर्म अप्लाई होती है कि हमारी कंट्री में कौन सा इनमें से ज़्यादा एप्लीकेबल है, USA में कौन सा ज़्यादा एप्लीकेबल है, यूनाइटेड किंगडम में कौन सा एप्लीकेबल है. वाई? बिकॉज लाइक आई हैव रीआइटरेटेड मल्टीपल टाइम्स, ये जो हमने हरियाणा HCS का फ्री कोर्स चलाया है, दिस कोर्स इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर यू फॉर योर UPSC 2020 प्रीलिम्स एज वेल, विच इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 27th of June. अब फॉर्म आ गए हैं. अगेन वो बच्चे जो हरियाणा HCS का फॉर्म तो भर रहे हैं, UPSC 2020 के लिए भी एलिजिबल है, 2021 के लिए भी एलिजिबल है, पर आज तक उन्होंने इसलिए तैयारी नहीं की बिकॉज दे कुड नॉट अफोर्ड रियली एक्सपेंसिव कोचिंग्स आउट देयर. तो आई वुड सजेस्ट हम ये करवा रहे हैं आपको. फॉर्म निकला है, इतना एक्सपेंसिव फॉर्म नहीं होता UPSC का, अब फॉर्म भर दीजिए. ये कोर्स तो आप अच्छे से कर ही रहे हैं हमारे साथ. शाम को 5 बजे 5:30 बजे के आसपास भरत सर की एंशिएंट मिडिवल की क्लासेस आ रही हैं. अब मेरी ये पॉलिटी की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं. उसके बाद में इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इस तरह से आपको सारी क्लासेस करवाएंगे. वो लोग आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे जो ऑलरेडी या तो 8-8, 10-10 साल से UPSC के लिए पढ़ा रहे हैं, और मोस्ट ऑफ देम, भरत सर, राघव सर, यश सर, ऑल दीज टीचर्स दे हैव क्लियर्ड UPSC मेंस मल्टीपल टाइम्स. भरत सर विद हिस्ट्री ऑप्शनल एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल, जब 2 ऑप्शनल होते थे, यश सर विद ज्योग्राफी ऑप्शनल, राघव सर विद पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमी ऑप्शनल. इनफैक्ट द सोशियो ऑप्शनल वाले मैम है, वो तो इस साल भी अपने होपफुली इंटरव्यू में बैठेंगे. उन्होंने मेंस दिया हुआ है, दिस इज गोइंग टू बी देयर हर 4th मेंस अटेम्प्ट. सो आपको अच्छे वो लोग जिन्होंने नए पैटर्न में पेपर में दिया हुआ है, न्यू पैटर्न में सिंस 2013, वो आपको पढ़ा रहे हैं अच्छे से. आप इसका पूरा फ़ायदा उठाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए. सेकंड, हमारे पास कॉल्स आ रही हैं कि सर हम हरियाणा से नहीं हैं, हमें भी करवा दीजिए. अरे करवा तो रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं करना. ये कोर्स हरियाणा HCS के लिए फ्री है बिल्कुल, बट ये हरियाणा के बच्चों के लिए ही फ्री नहीं है. आप राजस्थान से हैं, झारखंड से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, तो भी आप हमारे भाई बहन हैं. आपको यहाँ आना है chetanbharat.com के ऊपर, यहाँ पर आके हरियाणा गवर्नमेंट पे क्लिक करके फॉर्म भर देना है, दैट्स इट. और आपको, जैसा मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बोला था, आपको लेक्चर्स दिखने शुरू हो जाएंगे और आपको नोट्स मिलने शुरू हो जाएंगे. जो मेरे हिंदी भाषी भाई बहन हैं जो उसी लैंग्वेज में पेपर लिखेंगे, तो लाइक आई सेड, वी वोंट बी एबल टू टीच यू एकदम उत्कृष्ट हिंदी में हम आपको पढ़ा नहीं पाएंगे, वो हमारी लिमिटेशन है. मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था, उसके लिए गुस्ताखी माफ़. बट हम आपको हिंदी में नोट्स दे देंगे. एक इंग्लिश में नोट्स मिल जाएंगे, एक हिंदी में नोट्स मिल जाएंगे. हिंदी में नोट्स मिलना आपको नेक्स्ट वीक के एंड तक स्टार्ट हो जाएगा. एक बार जब फ्लो बन जाएगा तो हम आपको रेगुलरली सारे नोट्स वेल इन टाइम दे देंगे. तो एंशिएंट मिडिवल के आपके 3-4 लेक्चर्स ही हुए होंगे तब तक, जब तक आपको नोट्स मिलने शुरू हो जाएंगे. सिमिलरली पॉलिटी में भी ये ट्रू है. अदरवाइज कुछ बच्चे मुझसे लास्ट क्लास में पूछ रहे थे कि NCERT कौन सी पढ़नी है. NCERT +1 की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क पढ़ लीजिए. जो मैं आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगा, जैसे ही हमारा प्रीएम्बल शुरू हो जाएगा, हमारा बेस जो रहेगा वो रहेगा PM बख्शी बेयर एक्ट, हम वहाँ से पढ़ेंगे. दूसरा, अगेन NCERT में आपके साथ में कवर करूँगा. कोई भी एक चैप्टर तो हमने कवर किया भी था कल, मतलब मैंने आपको कुछ चैप्टर्स का क्रक्स बता दिया था.
उसके बाद चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, इस तरह के चैप्टर्स जो हैं वो प्रीएम्बल में कवर हो जाते हैं। और इंडिया एयरबुक और करंट अफेयर्स, उन सब को मिला के हम आपको यहाँ पे सारा करवाएंगे डिटेल में। क्लियर? तो कुछ बच्चे यूपीएससी में जाकर इधर हमारी वेबसाइट पे यहाँ पे रजिस्टर कर रहे हैं HCS कोर्स के लिए, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि ये हमारा यूपीएससी का अलग सिस्टम है, ये हमारा पेड PCM कोर्स है। हरियाणा HCS के लिए यू आर सपोज टू ज्वाइन इट फ्रॉम हियर, ये वाला जो बटन है। तो करें आज का लेक्चर स्टार्ट। आई होप आपको थोड़ी सी क्लैरिटी हो गई है। तो आज जो हम प्राइमरीली टॉपिक करेंगे वो करेंगे फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। दूसरी चीज़, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के क्या सेलिएंट फीचर्स हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स जिनके ऊपर सवाल आता है। जो बच्चे पहले अटेम्प्ट दे चुके हैं, वो बच्चे जो पिछले 8-10 महीने से लक्ष्मीकांत हाथ में लेके घूमते हैं, या वो बच्चे जिन्होंने पहले एक बार पॉलिटी की है, उनको आज के लेक्चर का फर्स्ट हाफ इजी लग सकता है। बट आई एम टेलिंग यू कि पेपर में जब फैक्चुअल क्वेश्चन आता है तो फिर चाहे कोई पुराना बच्चा हो चाहे नया बच्चा हो, उसको ठीक से ही करना होता है। तो आपके काम का है ये लेक्चर। क्लियर? बोथ न्यू कमर्स, नए बच्चों के लिए तो है इंपॉर्टेंट। अब आ रही है बात फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को न्यूज़पेपर्स में कुछ ऐसा सा आया। ठीक, हमारे लिए बहुत खुशी का दिन था। इंडिया इंडिपेंडेंट एंड ब्रिटिश रूल एंड्स। अब बात आती है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना है आज, इससे पहले ही, इंडिपेंडेंस से पहले ही इसके लिए एक प्रोसेस स्टार्ट हो गया था, बट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना है तो कुछ लोगों ने मिलके बैठ के बनाया होगा इस कॉन्स्टिट्यूशन को। देयर मस्ट बी फ्यू पीपल। ये जो लोग हैं, ये जो 299 लोग हैं, वो लोग जिसमें से 284 लोग आखिरी दिन आए कि लो भाई मैं साइन करता हूं, ये कौन है? ये इतने ही लोग क्यों बैठे थे? अगर आपके कॉन्स्टिट्यूशन को 284 लोगों ने साइन किया आखिरी दिन, अगर 299 लोगों ने बैठ के डेलिब्रेट किया, अगर 389 लोग सोचा था कि टोटली इतने लोग बैठेंगे और ये बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, तो ये इतने ही लोग क्यों आएंगे और ये कौन लोग थे और ये कैसे आए थे? इसके लिए हमें पता होना चाहिए एक बेसिक सा आइडिया। भरत सर आपको मॉडर्न हिस्ट्री में पूरी डिटेल में करवाएंगे, ऑल द वे फ्रॉम रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 टू इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। तो उस समय आपको वो एक चीज़ करवाएंगे जिसको हम बोलते हैं द कैबिनेट मिशन। क्लियर? बेसिकली कैबिनेट किसको बोलते हैं आपको पता है? सरकार के अंदर जो सबसे खास लोग होते हैं। तो हुआ क्या, जब इंडिया अपनी इंडिपेंडेंस सीख कर रहा था तो उस समय हम बोल रहे थे कि जैसे गांधी जी ने भी बहुत साल पहले बोला था, द इंडिपेंडेंस इज नॉट गोइंग टू बी अ फ्री गिफ्ट ऑफ ब्रिटिश, इट इज गोइंग टू बी एन एक्सप्रेशन ऑफ इंडिया। उससे पहले ही हमारी डिमांड चल रही थी 15 अगस्त 1947 से, बहुत टाइम पहले से हमारी एक डिमांड चल रही थी कि हमारा एक कंट्री इंडिपेंडेंट हो, उसका संविधान लिखा जाए और वो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हो इंडियंस ने, इंडियंस के द्वारा इंडियंस के लिए रूल बुक लिखी गई हो, उस रूल बुक के हिसाब से फिर इंडिया चले। अब बार बार जो मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ वो इंडिया 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 इंडिया। तो किस तरह कैबिनेट मिशन के साथ में नेगोशिएशन चल रही हैं। ब्रिटिश के कोई लोग आते हैं, हमारे जो उस समय के फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, वो उनसे नेगोशिएट करते हैं, उस हिसाब से हमारी नेगोशिएशन चल रही है। बट अब उसके बाद कैबिनेट मिशन एक ऐसा इंपॉर्टेंट मिशन है जिसने बोला कि ठीक है भाई, बना लो अपना कॉन्स्टिट्यूशन। इसके लिए आपको 2-3 चीज़ें पहले समझ आनी चाहिए। वो क्या है? अगर आपकी मॉडर्न हिस्ट्री हुई होती तो मैं ये टॉपिक स्किप कर सकता था। वो ये है कि 1947 में इंडिया को हम कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आज की डेट से मैं थोड़ा सा कंपेयर करके आपको बताना चाहता हूँ। इन आवर कंट्री, नंबर 1 वी हैव से, नंबर 1 हमारी कंट्री में स्टेट्स होती हैं, कुछ स्टेट्स। हमारी कंट्री में कुछ यूटीज भी होती है, यूनियन टेरिटरीज। फॉर एग्जाम्पल, आई एम रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर फ्रॉम चंडीगढ़, सो आई लिव इन वन ऑफ द यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। सिमिलरली स्टेट्स, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। अब आप इस मैप को देखिए, मान लीजिए, मान क्या लीजिए, चलो अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया है, ये एक स्टेट है। ब्रिटिश जब इंडिया पे रूल कर रहे थे उस समय के हिसाब से अगर हम देखें तो हम 3 पार्ट्स में इंडिया को डिवाइड कर सकते हैं पॉलिटिकल ज्योग्राफी वाइज। पहला जो पार्ट है, द वेरी फर्स्ट पार्ट, उसको हम क्या बोल रहे हैं?
ब्रिटिश प्रोविंसेस। ठीक, ये वो एरिया है जहां पर ब्रिटिश प्रोविंसेस बेसिकली कौन सा एरिया है, जहां पर ब्रिटेन का, एक सेकेंड, जहां पर ब्रिटेन के एक गवर्नर बैठते हैं। मान लो इस एरिया को लगा लीजिए, यहां पे एक गवर्नर बैठे हुए हैं, कोई भी गवर्नर ऑफ बॉम्बे मान लो। अब इनके साथ में एक बॉडी बैठी हुई है जिसको हम बोल रहे हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। या आज की डेट में अगर हम देखें तो जिस तरह से इंडिया है और एक स्टेट है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के सीएम साहब हो गए उद्धव ठाकरे, जैसे उस समय के हो गए गवर्नर, और महाराष्ट्र के सब एमएलएज हो गए, और उसको हम बोल रहे हैं महाराष्ट्र की लेजिस्लेटिव असेंबली, विधान सभा। वैसे ही ब्रिटिश के टाइम पे भी ऐसा ही है, मतलब अगेन नॉट स्ट्रिक्टली सो, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक, तो ऐसे ही लेजिस्लेटिव असेंबली बैठी हुई है, और जैसे सब गवर्नर्स के ऊपर इंडिया के एक सरकार बैठी है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बैठे हैं, और सिंबॉलिकली स्पीकिंग तो एक प्रेसिडेंट बैठे हैं रामनाथ कोविंद जी, उसी तरह पूरे इंडिया के गवर्नर्स के ऊपर एक इंडिया में गवर्नर जनरल तो है ही। क्लियर? वाइस रॉय जिसको बोलते हैं, वाइस रॉय मतलब छोटा राजा। तो गवर्नर जनरल है, फिर गवर्नर है, और लेजिस्लेटिव असेंबलीज है। इस तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ है, पहली चीज। दूसरी चीज, तो पहली जगह को इसको हम क्या बोल रहे हैं, ब्रिटिश प्रोविंसेस। दूसरा, जैसे आज की डेट में यूटीज है, चंडीगढ़, दिल्ली, उस तरह से वो एरिया जो डायरेक्टली उसको सीधा बंदा भेज रखा है, वो हो गया चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस। दूसरे ये होते थे। तीसरी चीज, ब्रिटिश के टाइम पे आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ोगे, बहुत सारे राजाओं के साथ, विद वे टू मैनी किंग्स, इंडिया हैड द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश इंडिया हैड साइंड अ ट्रीटी, जहाँ पे क्या था कि ठीक है भाई, आप इस एरिया को चलाओ, आप हो प्रिंस, राजकुमार, इस एरिया को चलाओ, आपकी कोर्ट में ब्रिटेन का एक रेजिडेंट बैठेगा, एक ब्रिटिश बंदा बैठेगा, जो देखेगा कि आप ब्रिटेन के अनुसार इस पर्टिकुलर एरिया को चला रहे हो कि नहीं चला रहे। क्लियर? बट इस एरिया में आप बैठ जाओ, आराम से उसको चलाते रहो। आप हो आज से राजकुमार, प्रिंसली स्टेट्स इनको हम बोल रहे हैं, 552 के आसपास ऐसे छोटे छोटे प्रिंसेस होते थे इंडिया में, प्रिंसली स्टेट्स हैं। क्यों प्रिंस हैं? क्योंकि राजा तो इंग्लैंड में बैठे हैं, ये उनके बच्चे हैं छोटे छोटे। सो तीसरी चीज जो हो गई, वो हो गई हमारे पास प्रिंसली स्टेट्स। ठीक, प्रिंसली स्टेट्स। तो आज पूरे इंडिया को मैंने इस तरह से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। सिंपल, आई होप आपको बेसिक सा समझ आ गया। पहला ब्रिटिश प्रोविंसेस, दूसरा प्रिंसली स्टेट्स, और तीसरा चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस। अब कैबिनेट मिशन क्या बोलता है? कैबिनेट मिशन बोलता है कि यार एक काम करते हैं, ये जो एरियाज हैं, जो प्रोविंसेस हैं, यहाँ पर हमने एक तरह की विधानसभा तो चुनी हुई है ऑलरेडी, वी ऑलरेडी हैव पीपल सिटिंग देयर। इनको बोलते हैं कि तुम एक काम करो, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से, आपको आगे जाके समझाऊंगा क्या होता है। तुम एक काम करो कि तुम ही लोगों को चुन के भेज दो, तुम्हें चुना ही हुआ है ऑलरेडी, चुनाव होके हटे थे 46 में कि यू आर ऑलरेडी सिटिंग देयर, तुम चुन के भेज दो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स कि जाओ भाई हमारे यहाँ से ये बंदे जाएंगे और कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे इंडिया का। सिमिलरली जो दूसरी कोई ब्रिटिश प्रोविंस है वहाँ से भी ऐसा कर दो, तीसरी कोई है वहाँ से भी ऐसा कर दो। सो ब्रिटिश प्रोविंसेस से जो बंदे आए थे, वो जो लोग आए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स, दीज वर द पीपल। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जब कॉन्स्टिट्यूट की गई है नवंबर 46 में, तो ये वो लोग थे जिन लोगों से, जिनको ब्रिटिश प्रोविंसेस की लेजिस्लेटिव काउंसिल ने भेजा चुनाव करके। चीफ कमिश्नर प्रोविंस से सीधा 4 लोग आ गए थे, और राजाओं को क्या बोला कि यार थ्रू कंसल्टेशन तुम भी अपने बंदे भेज दो। 93 सीट्स एलोकेट की गई स्टार्टिंग में, 93 सीट्स की तुम भेज दो, तकरीबन 296 सीट्स, 4 इनकी और 292 ब्रिटिश प्रोविंसेस की। इस तरह से हमने एलोकेट करने की सोची।
ये एलोकेट करके हमारे पास एक आइडिया बनता है कि चलो 389 है, बेग योर पार्डन, 389 के आसपास टोटल लोग बैठेंगे और 389 लोग बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। क्लियर? तो आपको HCS के लिए तो ये भी फैक्ट पता होना चाहिए कि 296 सीट्स वर एलोकेटेड टू द ब्रिटिश इंडिया एंड 93 सीट्स वर टू द प्रिंसली स्टेट्स। अब हर एक प्रोविंस को और हर एक प्रिंसली जो स्टेट थी, इसको कितनी सीट्स मिली कितनी सीट्स मिली वो डिपेंड किया उसकी पॉपुलेशन के ऊपर। क्लियर? और जितनी भी सीट्स एलोकेट की गई, मान लो अगर से मैं एक एग्जांपल के लिए बोलता हूँ कि से मान लो कोई भी एक उस समय की स्टेट लगा लो, बॉम्बे, मद्रास, अगर मद्रास को 100 सीट्स मिली हैं तो वे क्यों मिली हैं? डिपेंडिंग ऑन कि 389 में से मद्रास की पॉपुलेशन इतनी थी कि 100 उनकी बनती थी प्रोपोर्शन में। फिर ये जो फर्दर सीट्स थी इनको भी डिवाइड किया हुआ था 3 कैटेगरीज में, मुस्लिम्स, सिख एंड जर्नल। जर्नल में कौन थे? ऑल एक्सेप्ट मुस्लिम्स एंड सिख। किस बेसिस पे? डिपेंडिंग ऑन देयर पॉपुलेशन। तो अगर से मान लो 10% मुस्लिम्स हैं तो 10 सीट्स हो गई मुस्लिम्स के लिए रिजर्व, 10% सिख हैं तो 10 सीट्स होगी सिख के लिए रिजर्व, और बाकी सारी होगी ओपन सीट्स। तो अब 10 लोग जो हैं मद्रास से आएंगे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने, वो होंगे मुस्लिम्स। 10 लोग मद्रास से आएंगे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने, वो होंगे सिख, और बाकी 80 लोग जो है वो मद्रास से आएंगे, वो कोई भी कम्युनिटी के हो सकते हैं। क्लियर? सिंपल। अब एक और चीज़ आती है यहाँ पे आपको एक और चीज़ रखनी है कि जो वोटिंग हुई थी यहाँ पे वो ऐसे सिंपल वोटिंग नहीं हुई थी। हालांकि मैं आगे जाके आपको पढ़ाऊंगा प्रोपोर्शनल वोटिंग क्या होती है, तो वी विल सी कि कैसे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से कम्युनिटी के लोगों ने ही वोट किया था। तो अगर मुस्लिम जो 10 जो पर्सन गए हैं उनके लिए ऐसा नहीं कि सब लोग वोट कर रहे हैं, वो लोग से मान लो महाराष्ट्र की विधानसभा में टोटल 1000 लोग बैठे थे, या मद्रास की विधानसभा में, इस एग्जाम्पल में समझने की बात है, उन 1000 में से वही लोग मुस्लिम सीट्स के लिए वोट कर रहे हैं जो खुद मुस्लिम है। क्लियर? और प्रिंसली स्टेट्स का तो सिंपल ही था। प्रिंसली स्टेट्स का क्या था कि वो लोग जो राजा थे किसी भी स्टेट के, उन्होंने अपनी पसंद से लोग भेज दिए। क्लियर? नाउ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच कम्युनिटी वर टू बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ दैट कम्युनिटी। आपको याद रखना है आज की डेट में, क्योंकि क्या होता है, से मान लो कोई भी सीट है, कोई लोकसभा की सीट है, कोई विधानसभा की सीट है, मान लो मैंने उसको रिजर्व कर दिया। जैसे हमारे यहाँ पे ही चंडीगढ़ के पास में एक सीट है अम्बाला की, वो रिजर्व हुई है शेड्यूल कास्ट सीट। तो अब बीजेपी भी उसी कैंडिडेट को कंटेस्ट करवा सकते हैं इलेक्शन जो उस कास्ट से आते हैं, कांग्रेस भी उसी कैंडिडेट को खड़ा कर सकते हैं, आम आदमी पार्टी अगर चुनाव लड़ती है वो भी उसी को खड़ा कर सकते हैं, और अगर किसी ने खुद से इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना है तो दैट पर्सन शुड ऑल्सो बी फ्रॉम दैट कास्ट और कम्युनिटी ओनली। बट वोट तो पूरा अम्बाला जाके डालता है ये, लेकिन पहले नहीं था। पहले क्या था कि जिस कम्युनिटी का मेंबर है उसी कम्युनिटी के लोग वोट डाल सकते हैं। क्लियर? तो आप देख सकते हो कि जो तो प्रिंसली स्टेट्स थी, प्रिंसली स्टेट्स में बंदे कहाँ से आ रहे? राजा ने बोल दिया कि चलो जी मेरे लिए तो संविधान बनाने, ये मेरे को मेरा पढ़ा लिखा बंदा लग रहा है, यू गो एंड पार्टिसिपेट। अगेन आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। एंड जो थे हमारे पास में ब्रिटिश प्रोविंसेस, वहाँ पे एक इनडायरेक्ट इलेक्शन करवाया गया लोगों ने पहले। वैसे आपको बता रहा हूँ आपके समझ के लिए, मान लो ये पूरी पॉपुलेशन है मद्रास की, इसमें से भी उन टाइमों में सिर्फ 5% ऐसे लोग थे जो वोटिंग के लिए एलिजिबल थे। तो इन 5% लोगों ने वोट डाला और इन्होंने चुन ली मद्रास की लेजिस्लेटिव काउंसिल या लेजिस्लेटिव असेंबली, जो भी बोल दो आप इसको। ठीक? ये आप यहाँ पे 100 लोग बैठे। अब अगर मद्रास के कोटा में 10 लोग हैं कि 10 लोग मद्रास भेजेगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, इस तरह से, तो इन 100 लोगों ने ही वोट डाल के 10 लोगों को भेज दिया। तो लोगों ने इनको चुना, इन्होंने इनको चुना, इन्होंने आपके लिए फिर फर्दर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया।
इसी तरह से सभी ब्रिटिश प्रोविंसेस के साथ किया गया, सो दैट एक पूरी ऑल एनकम्पासिंग बॉडी बन जाए। क्लियर है? इनडायरेक्ट का समझ आ गया। जिन बच्चों को ये नहीं पता था एक बार दोबारा रिपीट करके देख लेना इस वीडियो को। लोगों ने, इसलिए तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है कि इतने इनडायरेक्टली चुने हुए नेताओं ने उस समय के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। इसका काउंटर क्रिटिसिज्म भी है, वी विल टॉक अबाउट दैट। बट लोगों ने कैबिनेट मिशन के हिसाब से इनको चुना हुआ था पहले, इन लोगों ने आगे फर्दर एक छोटी सी पार्टी को चुना, एक बॉडी को चुना और उन्होंने जाके वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दी। सो दिस इज हाउ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज इलेक्टेड। सो इफ यू लुक केयरफुली, कैन वी से कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ना तो ये प्योरली इलेक्टेड ही थी, क्योंकि राजाओं की अगर हम बात करें 93 सीट्स जो प्रिंसली स्टेट्स को मिली थी वो तो प्योरली नॉमिनेटेड थी। राजाओं ने अपने राज्यों में थोड़ी चुनाव कराए कि चलो जी आप लोग बता दो, मेरी प्रजा बता दे कि हमारे राज्य से कौन सा पर्सन जाके कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा। सो इट वॉज पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी एंड एट द सेम टाइम इलेक्शंस भी हुए, चाहे इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए। सो इट वॉज अ पार्टली इलेक्टेड बॉडी। क्लियर? सो इस वजह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपको हमेशा याद रखना है कि इट वॉज पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड। खैर, अब ये वाला जो है द इलेक्शंस टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दे वर हेल्ड इन जुलाई अगस्त 1946, हमारी आज़ादी से एक साल पहले के आसपास। इसमें क्या हुआ कि जब इलेक्शन किए गए तो सारे के सारे ब्रिटिश प्रोविंसेस में चुनाव हो रहे हैं, कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही है, मुस्लिम लीग भी चुनाव लड़ रही है। यहाँ पे वैसे एक चीज़ भी हुई थी, वो क्या हुआ, कांग्रेस और मुस्लिम लीग की काफ़ी देर से लड़ाई चल रही थी कि यार तुम कैसे बोल सकते हो कि सारे मुस्लिम्स को तुम ही रिप्रेजेंट करते हो। मुस्लिम लीग का क्या क्लेम बनता है, हमें देखो, हमारे तो लीडर भी उस समय मौलाना जी थे, तो हमारे तो लीडर भी मुस्लिम है। तो मुस्लिम बोलते ठीक है फिर चुनाव हो रहे हैं, देख लेना। तो क्या हुआ था कि वो सीट्स जो मुस्लिम्स के लिए रिजर्व करवाई गई थी उन मैक्सिमम सीट्स पर तकरीबन आई थिंक 100% पर ही मुस्लिम लीग जीत गई थी। ठीक, एंड हेंस इवेंचुअली फिर वो उनका क्लेम जो था कि यार हमें तो अलग होना है वो हुआ। एनीवेज, चुनाव करवाए गए थे इलेक्शंस के, इससे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 208 सीट्स के ऊपर जीती कांग्रेस और 73 सीट्स के ऊपर जीती मुस्लिम लीग और बाकी जो इधर उधर के थे 15 सीट्स के ऊपर वो जीते। क्लियर? और जो 93 सीट्स प्रिंसली स्टेट्स को एलोकेट की गई थी, राजकुमारों को बोला था कि 93 लोग तुम भेज देना, टोटल 389 बैठेंगे, 93 प्रिंसली स्टेट्स भेज देंगे और बाकियों पे इलेक्शंस हो रहे हैं 296 पे। इन्होंने 93 ने स्टार्टिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। राजाओं को लगा ब्रिटिश चले जाएंगे, हमारा राज आ जाएगा, हम क्यों किसी के साथ में बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन बना के किसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंडर जाए। क्लियर? लेकिन खैर इवेंचुअली बाद में सब लाइन पर आ गए थे। ठीक, अब आपको ये समझना है कि ब्रिटिश ने ये सिस्टम बना दिया, हमने इलेक्शन करवा लिए और एक पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई। इवेंचुअली आप देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सभी इंपॉर्टेंट लीडर्स इंक्लूडेड थे एक्सेप्ट 2 मेन इंपॉर्टेंट लीडर्स। कौन कौन से? एक गांधी जी और एक जिन्ना जी। दीज 2 पीपल डिड नॉट, दे वर नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग बॉडी ऑफ इंडिया। क्लियर? नाउ अब ये बॉडी ने काम कैसे किया? सिंपल सी बात है, जब चुनाव हुए तो मुस्लिम लीग जीत गई तो उन्होंने बोला कि जो मुस्लिम सीट्स थी उन्होंने बोला कि यार इसमें तो हम बाद में पार्टिसिपेट करेंगे, पहले हमें सेपरेट पाकिस्तान बना के दो और हम तो वहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाके पार्टिसिपेट करेंगे। तो ठीक है भाई, उन्होंने क्या किया, वो अपना अलग से चले गए, पीछे रह गई जो बॉडी, अब वो छोटी बॉडी रह गई, कंपैरेटिवली वो छोटी बॉडी रह गई जिसके अंदर तकरीबन 229 मेंबर्स थे। अब प्रिंसली ब्रिटिश प्रोविंसेस के और 229 मेंबर्स थे प्रोविंसेस के और तकरीबन 70 मेंबर्स थे प्रिंसली स्टेट्स के। क्लियर? नाउ इट हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग ऑन December 9, 1946। 9 दिसंबर को इन्होंने सबसे पहली बॉडी वो की मीटिंग की। इस मीटिंग को क्योंकि मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट कर दिया था तो कम लोगों ने अटेंड किया। इस मीटिंग में एक फ्रेंच
उसको मानते हुए एक मान्यता चली आ रही है, एक जिसको बोलते हैं ना कि रिचुअल को मानते हुए, जो सीनियर मोस्ट ओल्डेस्ट मेंबर थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, इनको हमने बनाया हमारा टेम्परेरी प्रेसिडेंट। उसके बाद 2 दिन के बाद में फिर हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया था। लेटर ऑन 11th of December डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली एंड H.C. मुखर्जी वॉज इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। एक चीज आपको और याद रखनी है प्रीलिम्स के लिए, सर B.N. राव, ही वॉज अपॉइंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द असेंबली। क्लियर? ये सिंपल से फैक्ट्स हैं जो आपको पेपर में आ सकते हैं। फिर ग्रेजुअली क्या हुआ, अब हमारे पास में ये 229 मेंबर्स तो हैं ही हैं ब्रिटिश प्रोविंसेस के। जो सिलहट वाला एरिया था, NWFP वाला एरिया था, उस समय नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर, उन सब ने रेफरेंडम करवा के पाकिस्तान को ज्वाइन कर लिया। जो पीछे एरिया रह गया इंडिया का, उसके 229 मेंबर्स ये और 70 प्रिंसली स्टेट्स वाले बंदे, उन्होंने बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू कर दिया। मतलब प्रिंसली स्टेट्स ने भी इवेंचुअली इसको ज्वाइन कर लिया। आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस, इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद असेंबली वॉज मेड अ फुल सॉवरेन बॉडी। ब्रिटिश ने बोल दिया कि भाई देखो, अब आज़ादी आ गई है 15 अगस्त 1947 के बाद, ये जो बॉडी है, ये बॉडी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, ये बॉडी इंडिया के लिए कोई नॉर्मल एक्ट बनाए, ये बॉडी ब्रिटिश पार्लियामेंट का बनाया हुआ किसी एक्ट को कंटिन्यू करे, उसको ऑल्टर करे या उसको एब्रोगेट करे, इसके पास पूरा राइट है। इस वजह से जो मैंने कल बताया था, यही बॉडी 2 काम करती थी। एक दिन मिलती थी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, उस दिन ये बॉडी मिलती थी एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एक दिन ये मिलती थी इंडिया के डे टू डे ऑर्डिनरी लॉज बनाने के लिए, उस दिन ये बॉडी मिलती थी एज a legislative body. So 2 separate functions were assigned to the assembly, that is making the constitution as well as enacting ordinary laws. जब तो ये बॉडी मिलती थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, उस दिन तो क्या होता था, सबसे ऊपर बैठते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। क्लियर? Whenever the assembly met as Constituent Assembly, it was chaired by Dr. Rajendra Prasad, ये आपको याद रखना है। And whenever this body met to form ordinary laws, जब डे टू डे लॉज बनाने हैं, तो जैसे आज लोकसभा में हमारे स्पीकर साहब बैठे होते हैं, कौन? ओम बिरला जी। वैसे ही जब रोज़मर्रा के लॉ बनाने हैं तो जीवी मावलंकर जी बैठते थे। क्लियर? चलो, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पार्टीशन के बाद स्ट्रेंथ कितनी रह गई। जो तो ब्रिटिश प्रोविंसेस की स्ट्रेंथ थी वो 296 से हो गई 229, और प्रिंसली स्टेट्स की थी जो हो गई फ्रॉम 93 to 70। ओवरऑल हमारे पास हो गई 299, जिसमें से इवेंचुअली इन लोगों ने 299 लोगों ने 2 साल 11 महीने 18 दिन बहुत ज़्यादा सोचा, विचार विमर्श करके हमें ब्यूटीफुल कॉन्स्टिट्यूशन दिया, और आखिरी दिन 284 लोग ही आए अपनी सहमति देने, साइन करने। क्लियर? सो इन एडिशन टू मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन, इन्होंने और भी बहुत सारे काम किए इसी टाइम पर। इन सारी चीज़ों के भी आपको अनफॉर्चुनेटली फॉर स्टूडेंट्स आपको एग्जैक्ट थोड़ी सी डेट्स पता होनी चाहिए अगर आप SCS का एग्ज़ाम कर रहे हैं। शुरू के जो इस लेक्चर का मैंने एंटिसिपेट किया था, पहला 20-25 मिनट होंगे, वो बहुत फैक्चुअल से होंगे, लेकिन एक बार मैं करवा दूंगा तो साथ में एक बार हो जाएंगे। एक बार आप खुद पढ़ के रिवाइज कर लेना, एक बार एग्जाम से पहले 3 रिविजन्स में फैक्ट्स पूरे तैयार हो जाते हैं। तो अदरवाइज स्टूडेंट्स की क्या आदत होती है कि ये ऐसे वाले जो टॉपिक्स हैं ना उनको छोड़ देते हैं, पेपर में कोई छोटा मोटा MCQ आ जाता है तो वो गलत हो जाता है। क्लियर? तो इसी बॉडी ने क्या किया था, दिस वेरी बॉडी रेटिफाइड इंडियाज मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ इन 1949। ये क्या है? वैसे तो मैं आपको IR करवाऊंगा। वो वाली कंट्रीज जिनके ऊपर कभी ब्रिटिश का राज था, उन सब की कलेक्शन को हम क्या बोल रहे थे, कॉमनवेल्थ नेशंस। तो इंडिया ने उसकी मेंबरशिप भी ली। इंडिया ने अपना नेशनल फ्लैग भी अडॉप्ट किया जुलाई 22, 1947 को। फिर नेशनल एंथम अडॉप्ट किया गया, नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट किया गया। ये सब कब किया गया? राइट बिफोर द अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 24 जनवरी 1950 को। और इन्होंने फिर बेसिक जो छोटे छोटे काम थे वो सारे तो किए ही।
अगेन ये भी आपको छोटे छोटे फैक्ट्स पता होने चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है इसके टोटल कितने सेशंस हुए, 11 सेशंस हुए। 2 साल 11 महीने और 18 दिनों में इनके बहुत सारे सेशंस हुए और 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का फाइनल सेशन खत्म हुआ। क्लियर। अब जब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया और उसको अडॉप्ट भी कर लिया, अडॉप्ट कब कर लिया, मतलब फाइनली इसको इम्प्लीमेंट हमने कब कर दिया, 26 जैन 1950 को। उसके बाद में भी ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है ये ऐसा नहीं कि डिसॉल्व हो गई। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिड नॉट एंड, इन फैक्ट इट कंटिन्यूड एज द प्रोविजनल पार्लियामेंट। कब तक, जब तक हिंदुस्तान में पहली सरकार नहीं आ गई। फर्स्ट जनरल इलेक्शंस हुए थे 1950, 51, 52 में, जो मैंने आपको कल बताए थे। तब तक यही इंडिया की सरकार थी। तो जब तो डे टू डे इश्यूज हो रहे हैं तब अंबेडकर जी एज लॉ मिनिस्टर काम कर रहे हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है तो वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन की तरह काम कर रहे हैं। सो आई होप आपको समझ आया एक बेसिक सा आइडिया कि जिन लोगों ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो लोग खुद कहाँ से आए थे, उन्होंने ही क्यों बनाया। तो आपको ये समझना है कि पार्टली तो लोगों ने इनडायरेक्टली चुन के उनको भेजा। ब्रिटिश अपने टाइम में 1919 के बाद, वैसे तो 1861 के बाद, पर 1919 के बाद 1919 के बाद आपको ये सब कुछ भरसर करवाएंगे। जब वो करवाएंगे तो सेंस भी ज़्यादा बनाएगा क्योंकि वो हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से करवाएंगे। ये आज का लेक्चर सारा रिपीट होगा हिस्ट्री में, पहला पार्ट, बट आज मेरे को आपको पढ़ाने के लिए इतना सा ब्रीफिंग देना ज़रूरी था। तो क्या था कि ब्रिटिश चुनाव करवाते थे, कुछ लोगों को वोटिंग का राइट होता था स्टेट्स में, सेंटर में ब्रिटिश का अपना कंट्रोल था। तो जब स्टेट्स में इलेक्शन होते थे, लोग जाके गिनती चुनती के कुछ थोड़े से लोग जाके दे वुड गो एंड वोट, बिकॉज यू ऑलरेडी हैड एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्टेड पीपल आउट देयर। सो कैबिनेट मिशन आके बोलता है कि तुम्हारे ने लोग तो चुन ही रखे हैं, अभी साल पहले तो चुनाव करवाया ही था, इन्हीं लोगों को बोल दो कि आगे लोग चुन के भेज दें, ताकि आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए लोग हो जाएंगे। और ये लोग भी वो होंगे जो किनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन लोगों को जिनको लोगों ने चुना है। वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो इस तरह से दीज पीपल हु विल फॉर्म योर कॉन्स्टिट्यूशन, दे विल रिप्रेजेंट द विल ऑफ द पीपल। यू अंडरस्टैंड, एक सिंपल सा आइडिया। तो इनडायरेक्टली हमने इलेक्शन करवा के कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली चुन ली और प्रिंसली स्टेट्स को बोल दिया कि अपना अपना बंदा भेज दो। क्लियर। तो यहाँ से आए थे ये लोग, किस मिशन के अंडर आए थे, कैबिनेट मिशन ने ये प्लान दिया था। ये बेसिक सी चीज़ें रिपीटेडली टेस्ट होती हैं। क्लियर। और गांधी जी और जिन्ना जी पार्ट नहीं थे इन चीज़ों का। यार एक चीज़ और मैं अदरवाइज स्टूडेंट्स को बोलना चाहता हूँ, आप मोस्ट ऑफ यू जो अभी से मान लो अर्ली 20s में हैं और तैयारी करना जा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, माननीय मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राहुल गांधी जी, आप ब्यूरोक्रेसी ज्वाइन करना चाह रहे हैं, आप इस तरह से उनको आप काइंड ऑफ संबोधित करेंगे तो बेटर है। मोदी ऐसा नहीं कर रहा, मोदी वैसा नहीं कर रहा, खट्टर ऐसा नहीं कर रहा, अमरिंदर ऐसा नहीं कर रहा। भाई तुम्हारा छोटा भाई नहीं है, आपको इन लोगों के साथ में बहुत जल्दी ईश्वर ने चाहा तो काम करना है, आपके सर हैं ये, ठीक। और इसी तरह से अदरवाइज ब्यूरोक्रेसी में भी बड़े बड़े IAS ऑफिसर्स, तो हमें धीरे धीरे अदरवाइज ही थोड़ा सा ये समझना है कि सबको सारा टाइम क्रिटिसाइज नहीं करते रहना है। कमियां सिस्टम की हैं और पॉलिटिशियंस की भी हैं, वो एक अलग बात है, उसको हम अलग तरीके से लिखेंगे। बट आई लाइक टॉक टू स्टूडेंट्स, तो उनके ना आंसर्स में ही डिसरिस्पेक्ट और डिसकंटेंट सा बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट होता है। तो आई एम होपिंग कि आप इस पर थोड़ा सा काम करेंगे। क्लियर। इन एनी केस आपको कल को अगर आप सक्सेसफुल IAS ऑफिसर बनेंगे तो डेफिनेटली आपको ये करना ही पड़ेगा। क्लियर। नाउ अब चलो ये समझ आ गया हमें, दीज आर 299 पीपल जो हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं। अब हम कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे, इतना बड़ा डॉक्यूमेंट है, ऐसे तो कोई भी उठ के किसी भी चीज़ के बारे में बोलने लग जाएगा। तो एक सिस्टम होना चाहिए, कुछ कमिटीज़ होनी चाहिए जो किसी चीज़ के ऊपर काम कर रही हैं। सेंटर कैसे चलेगा, स्टेट्स कैसे चला करेंगी, लोगों के पास क्या राइट होंगे, हमारे
से जो स्टेट्स के पास कौन से राइट्स होंगे वो होंगे, माइनॉरिटीज़ कैसे, इंडिया जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा माइनॉरिटीज़ के पास क्या पावर होगी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कुछ कमिटीज़ बनाई गई। ये भी मैं बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं करवा रहा हूँ, नोट्स में हम आपको बहुत डिटेल में देंगे और आपको रट लेना है, MCQs के थ्रू आपको रटवा भी देंगे। इंपॉर्टेंट आपको पता होनी चाहिए कि यूनियन पावर्स कमेटी के कौन थे हेड, जवाहरलाल नेहरू जी। सिमिलरली यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड थे सरदार पटेल जी। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट इज ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो मेन मेंबर थे, चेयरपर्सन, वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। और कुछ और नाम जो आपको याद होने चाहिए, पेपर में आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग वर नॉट द मेंबर्स और वर द मेंबर्स ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। तो गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, KM मुंशी, सैयद मोहम्मद असादुल्ला जे, NM राव, ठीक, एंड TT कृष्णामाचारी, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जो रिपीटेडली आते रहते हैं, आपको पता होने चाहिए। सिमिलरली एक और कुछ नाम जो आपको पता होने चाहिए वो ये हैं, फंडामेंटल राइट्स की सब कमेटी JB कृपलानी जी, माइनॉरिटीज़ की सब कमेटी HC मुखर्जी जी, रूल्स ऑफ प्रोसीजर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं हमारा बेसिक सा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। छुड़वा भी सकते थे पर एक 20 मिनट में अगर मैंने थोड़ा सा बोल दिया तो एक सेंस ऑफ कंप्लीशन आ जाती है। कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, ऑल्दो लाइक नॉट मैनी स्टूडेंट्स आंसर्ड इट, बट तो मेरे को लगा मैं ही बता देता हूँ। हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया 26 नवंबर को, बिल्कुल ठीक है। फिर हम 26 जनवरी को क्यों अडॉप्ट कर रहे हैं इसको? 26 जनवरी 1950 में इतना ऐसा खास क्या है? बेसिकली 26 जनवरी वॉज द डेट चोजन एज अ डेट फॉर कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज 1929 में लाहौर का कांग्रेस सेशन था। 1929 दिसंबर 1929 के लाहौर के कांग्रेस सेशन में एक रेजोल्यूशन पास किया गया। वो था कि ब्रिटिश हमें जब आज़ाद करेंगे तब करेंगे भाई। हमने तो 26 जनवरी 26 जैन 1930 को हमने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। 26 जनवरी वॉज डिक्लेयर्ड एज द डे ऑफ इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज। क्लियर? तो एट कांग्रेस सेशन एट लाहौर ऑन 31 दिसंबर 1929 वी हैड ऑलरेडी पास दैट लॉ। यार हमने तो कर दिया भाई। तो इस वजह से एक 26 जनवरी की 1930 की एक सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस थी। इस सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस की वजह से हमने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस बनाया। उस दिन हमने अपने संविधान को रिपब्लिक डे बनाया एंड दैट डे वी अडॉप्टेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन। चलो जी, फैक्चुअल बोरिंग पार्ट ओवर। अब आते हैं थोड़ी मज़े की चीज़ों में। सबसे पहले आता है भाई क्रिटिसिज्म इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। क्लियर? आपको कुछ प्रॉब्लम लग रही है इस बॉडी से? आप ज़रा ध्यान से देखो, आपको कुछ प्रॉब्लम लग रही है? नाउ इवन आई कैन काइंड ऑफ लाइटन अप। क्या प्रॉब्लम है? सबसे पहली प्रॉब्लम ये है, इतना बड़ा इंडिया, उस समय इतने बड़े इंडिया में आपने सिर्फ 5% लोगों को तकरीबन वोटिंग राइट दिया। वो 5% लोग फिर आगे किसी को चुनते हैं, वो लोग फिर आगे किसी को चुनते हैं और वो जाके 250 लोग इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना देते हैं और आप लिख देते हो वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये क्या बात बनी? तो सबसे पहला क्रिटिसिज्म आता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, पहली चीज। दूसरा क्रिटिसिज्म, ये लोग कैसे आए? ये 5% लोग, ये सबको लोग कैसे हुआ ये सब कुछ? ब्रिटिश के करने से। ब्रिटिश ने प्लान दे दिया, कैबिनेट मिशन, दिस एंड दैट। तो आप तो बोल रहे थे द इंडिपेंडेंस एंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट गोइंग टू बी अ गिफ्ट ऑफ ब्रिटिश, बट इंडियंस एक बार आज़ाद होंगे और फिर सारे इंडियंस इकट्ठे होकर अपनी सहमति से संविधान बनाएंगे। तो हाउ इज दिस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? हाउ इज दिस अ सॉवरेन बॉडी? ये इस बॉडी में तो प्रभुता, एक इंडिपेंडेंस ही नहीं है, ब्रिटिश के रहमो करम पे बनी है। ऐसा एक दूसरा क्रिटिसिज्म ये आता है। एक आता है 2 साल 18 महीने 11 दिन
इतना टाइम लगा दिया और उसके बाद में फिर जो बनाया वो पूरी दुनिया से इंस्पायर्ड है, ओरिजिनलिटी नहीं है। ये एक तीसरा क्रिटिसिज्म आता है। चौथा क्रिटिसिज्म आता है डोमिनेटेड बाय कांग्रेस। सब मैक्सिमम लोग जो यहाँ पे बैठे थे, मुस्लिम लीग वाले तो चले गए, मैक्सिमम वो वाले, तो मैक्सिमम लोग जो यहाँ बैठे थे वो कौन थे? डोमिनेटेड बाय कांग्रेस। तो ये तो कांग्रेस का संविधान है। फिर एक और चीज़ क्या लिखी जाती है? लॉयर पॉलिटिशियन डोमिनेशन। एक आम आदमी को तो ये कॉन्स्टिट्यूशन समझ ही नहीं आएगा। और एक और क्रिटिसिज्म विंस्टन चर्चिल वाला, वो क्या है? डोमिनेटेड बाय हिंदूज। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये हिंदुओं का बनाया हुआ है। ठीक, विंस्टन चर्चिल, छोटी सोच। अब मैं आपको इन सभी क्रिटिसिज्म्स का काउंटर आर्गुमेंट देता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये बोलते हैं कि यार ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी। ये क्या बात बनी? उस समय के हिसाब से अगर आप देखोगे तो पूरे इंडिया में नेशनल इलेक्शंस पॉसिबल नहीं थे। बट जब इलेक्शंस हुए तो बहुत सारी वो पॉलिटिकल पार्टीज ने ये बोल के चुनाव लड़ा 1952 में कि अगर आप हमें पावर में लेके आओगे तो हम इस संविधान को बदलेंगे। लोगों ने क्या किया? लोगों ने फिर मैक्सिमम उन्हीं लोगों को चुन के वापस भेजा जिन लोगों ने those who formed this constitution. So first of all we have to understand कि चाहे फ्रांस की तरह हमारी कंट्री में संविधान आने के बाद उसके ऊपर रेफरेंडम नहीं हुआ। So although like unlike France, we did not go for referendum over the constitution, but general election number 1, it served as a referendum in a way that लोगों ने उसी चीज़ को दोबारा सपोर्ट किया। Number 2, not a sovereign body. How is this not a sovereign body? एक क्लॉज के ऊपर अगर आप देखेंगे, एक क्लॉज के ऊपर अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में देखेंगे, डिस्कशंस हुई हैं, डिबेट्स हुई हैं, कंसेंसस से सबको साथ में लेके चल के क्लॉजेस डाले गए हैं। बहुत सारे क्लॉजेस डीपीएसपीज में डाले गए कि आने वाले टाइम में 25 साल बाद करेंगे, 30 साल बाद करेंगे, जब सिचुएशन कंड्यूसिव होगी। क्यों? क्योंकि उस समय कंसेंसस इस बात का बना नहीं कि इसको अभी इंप्लीमेंट करो। कंसेंसस क्या बना? डीपीएसपी में डाल दो। कितनी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है क्योंकि कंसेंसस नहीं बना। तो ऐसा तो नहीं है कि सॉवरेन बॉडी नहीं थी और ब्रिटिश जो बोल देते थे उसको हाँ करनी पड़ती थी, ब्रिटिश जो बोल देते थे उसको ना करनी करते थे, ये भी नहीं है। देन टाइम कंज्यूमिंग। अब इसका तो आपको वैसी एक चीज़ समझनी है, इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, ब्रिटेन के लिए नहीं बन रहा। इंडिया का मतलब समझते हैं हम लैंग्वेजेस, कल्चर्स, रिलीजन्स, ट्रेडिशंस, सोशल, शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट, अपर कास्ट सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग इंडिया में, उन सबको विमेन के इशू चले आ रहे हैं, डिफरेंट हिस्ट्री है, इतनी वास्टनेस, इतनी डाइवर्सिटी, इतने सोशियो इकोनॉमिकली वेरिड प्रॉब्लम्स, अनटचेबिलिटी से लेकर रिलीजियस प्रॉब्लम्स, कल्चर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, उन सबको सॉल्व करना है। 200 साल की गुर्बत है, 200 साल की गरीबी है, उससे भी कंट्री को निकालना है। एक नई फिलॉसफी के साथ कंट्री को स्टार्ट करना है, एंड एट द सेम टाइम यू हैव टू डू इट इन 1947 व्हेन यू ऑलरेडी हैव सो मेनी कंट्रीज आउट देयर हु हैव फॉर्म्ड कॉन्स्टिट्यूशंस, द यूरोपियन नेशंस एंड द अमेरिकन नेशंस। तो आप कुछ ऐसा भी नहीं करना चाहते कि आपको लगे कि यार 1947 में आप ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हो जिससे ज़्यादा प्रोग्रेसिव कॉन्स्टिट्यूशन 50 साल पहले कोई यूरोपियन देश दे चुका है। तो आपको कोई भी बोलता कि भाई उन्हीं को पढ़ लेते। अगर मैं 1947 में कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन दूं जिससे ज़्यादा अच्छी चीज़ें 1900 में अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हैं या 1777 में, तो मुझे कोई भी क्या बोलेगा कि भाई तुमसे 150 साल पहले इतना अच्छा लिख के गए थे, उन्हीं से इंस्पिरेशन ले लेते। तो वो सबको भी पढ़ना है, फिर डे टू डे वो भी चलानी है। तो ये तो कोई वो ही नहीं है, इस क्रिटिसिज्म को तो कुछ क्रिटिसिज्म ही नहीं मानते। उसके बाद में एक आता है डोमिनेशन बाय कांग्रेस। इसके बारे में एक स्कॉलर हैं जिनका नाम है ग्रैनविल ऑस्टिन। वो एक बात बोलते हैं कि अगर आपने देखा हो
तो अंबेडकर जी की पार्टी ने भी तो चुनाव लड़े थे, कितनी सीट्स आई? कुछ भी नहीं। हिंदू महासभा ने भी तो चुनाव लड़े थे, कितनी सीट्स आई? कुछ भी नहीं। लेकिन क्या अंबेडकर जी की पार्टी के लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली? अंबेडकर जी को खुद को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया। हिंदू महासभा के लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली। उस समय एट दैट टाइम इंडिया वॉज कांग्रेस एंड कांग्रेस वॉज इंडिया। ये तो था ही नहीं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग 10 मल्टी पार्टीज एग्जिस्ट करती थी और सिर्फ कांग्रेस के लोगों को चुन के आपने संविधान बना दिया। एट दैट टाइम कांग्रेस एसेंशियली मेंट पॉलिटिकल विल ऑफ इंडिया इन जनरल बाय एंड लार्ज। येट कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया कि बाकी पार्टीज को अकोमोडेट नहीं किया। जब संविधान बनाने लगे तो बाकी पार्टीज के लोग भी आए हैं। इनफैक्ट ऐसे ऐसे रेजोल्यूशंस वो दिए गए थे, रिकमेंडेशंस दिए गए थे अपनी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज को कि भाई सुनो, अगर दूसरी पार्टी का कोई ऐसा पर्सन इलेक्शन कंटेस्ट करता है जो आपको लगता है कि वो बेटर है कंपेयर टू अपनी पार्टी के पर्सन के, बेटर कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा, ज़्यादा स्मार्ट है, भेज देना। तो चाहे कुछ लेजिस्लेटिव काउंसिल में पार्टी की किसी और की मेजॉरिटी थी लेकिन पर्सन दूसरी पार्टी का भेजा गया, कांग्रेस का नहीं भेजा गया। क्यों? बिकॉज even the local legislators of Congress had this faith कि this person will represent or this person will contribute in the formation of constitution better compared to our own representative. Clear? तो ये भी कोई बात नहीं बनती। फिर आता है लॉयर पॉलिटिशियन डोमिनेशन। अब यार इसमें भी कोई गलती नहीं है, कोई बुराई नहीं है। आप लीगल डॉक्यूमेंट बना रहे हो जिसको कल को, जिसकी सैंक्टिटी एक सुप्रीम कोर्ट ने मेंटेन करनी है। It cannot be ambiguous. It cannot be subject to multiple interpretations. It has to be as precise as possible. आप ऐसा संविधान नहीं बना सकते जिसके सैकड़ों मतलब निकल रहे हैं एक एक लाइन के। वो ऐसा ही बनाना पड़ेगा आपको जिसकी प्रिसाइसली, जिसको जुडिशरी न्यायपालिका में अगर आप उसको लेके जाएंगे तो उसको प्रिसाइसली इंटरप्रेट किया जा सके। So this again as a criticism can be counter argued. Dominated by Hindus, as said by Winston Churchill, is again not, this criticism doesn't have much merit either, for a very simple reason again. हर community, हर caste, gender, religion, सबकी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन की गई है। सो मच सो कि अगेन आपको नोट्स में मैं दूंगा कि हर एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट किस किस पर्सन ने किया। सो अगेन हर चीज़ का क्रिटिसिज्म होता है, हर चीज़ का फिर एक काउंटर क्रिटिसिज्म होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि अगर ये इतना ही विल ऑफ पीपल रिप्रेजेंट करता है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लोगों की विल, लोगों की ही चाहत, दिस इज़ व्हाट वी वांट आउट देयर, कि इसके हिसाब से हम चलना चाहते हैं, अगर यही रिप्रेजेंट करता है तो इसको 100 से ऊपर टाइम्स आप अमेंड क्यों कर चुके हो? अगर इतना ही अच्छा डॉक्यूमेंट है। हम आने वाली क्लासेस में देखेंगे कि तो यही तो इसकी ब्यूटी है, दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स वर सो, उनको फार साइटेड दैट दे कुड सी कि यार जो हमें आज सही लग रहा है, हो सकता है आज से 50 साल बाद लोगों को नहीं ना भी सही लगे, हो सकता है साल बाद ही ना लगे। इनफैक्ट द फर्स्ट अमेंडमेंट टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन केम विद इन वेरी फर्स्ट ईयर ऑफ इट्स अडॉप्शन, शोज कि यार आज का ये कॉन्स्टिट्यूशन जो सबको असिमिलेट करके चले, सबको साथ लेके चले, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन हम बना देते हैं, उसके बाद में आने वाले टाइम में अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंडियन सोसाइटी उसको चेंज करती रहेगी, कीपिंग द बेसिक स्ट्रक्चर इंटैक्ट। विल कम टू दैट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द होल आइडिया। नाउ आई होप आपको एक बेसिक सा आइडिया समझ आया कि इंडिया की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्या थी, कहाँ से आई थी, किस प्लान के अकॉर्डिंग आई, कैबिनेट मिशन। स्टार्टिंग में 389 मेंबर्स ने होना था, फिर उसके बाद मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट नहीं किया, 299 मेंबर्स, 229 जो टोटल हैं वो थे ब्रिटिश प्रोविंसेस के एंड 70 प्रिंसली स्टेट्स के। 284 इवेंचुअली साइंड और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास आ गया। अब जो मैं आपको टॉपिक करवाने जा रहा हूँ, जो नेक्स्ट टॉपिक है, जिसने पॉलिटी पहले नहीं पढ़ी बहुत ध्यान से सुनना, जिसने पहले पॉलिटी पढ़ी हुई है उसको ये टॉपिक के कुछ पॉइंट्स बहुत इजी लगेंगे, लेकिन ये वाले टॉपिक से जो अब करवाऊंगा इससे सवाल आएगा, यूपीएससी में क्वेश्चन आएगा। जो अभी टॉपिक किया है ये वाला कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली,
From this portion you can expect a question in both HCS and UPSC, but this one is very important for UPSC as well. तो चलिए जी, अब हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। 26 नवंबर 1949 को एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया। इस कॉन्स्टिट्यूशन में हमें मिला एक प्रीएम्बल, 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स। सबसे पहले तो ये 3 चीज़ें देख लेते हैं होती क्या है, फिर हम फर्दर आएंगे। जैसे हम कोई भी किताब उठाते हैं, उसके आगे उस किताब को इंट्रोडक्शन दिया होता है। वो नहीं कि दिस बुक इज़ डेडिकेटेड टू सुनीता एंड सविता, नो। इंट्रोडक्शन की किताब किस चीज़ के बारे में है, क्या इसका उद्देश्य क्या है, समरी, एब्स्ट्रैक्ट। वैसे ही उस इंट्रोडक्शन को हम बोलते हैं प्रीएम्बल। फिर आते हैं हमारे पास आर्टिकल्स। अब आपको एक चीज़ समझनी है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है कैसे, बना कैसे हुआ है। एक लीगल डॉक्यूमेंट है बहुत बड़ा। इस लीगल डॉक्यूमेंट के सबसे पहले इंट्रोडक्शन में है हमारे पास प्रीएम्बल। अब इस डॉक्यूमेंट को हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, 4A, बी, पार्ट 5, 6, इस तरह से 22 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया। हर एक पार्ट का कोई पर्टिकुलर, किसी एक पर्टिकुलर इशू को वो डील करता है, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को डील करता है। फॉर एग्जाम्पल पार्ट 1 में हमारे पास आता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। जो ये इंडिया को बनाया है, यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, जिसको हम करेंगे यूनियन, और उसकी टेरिटरीज के बारे में पार्ट 1 में बताया हुआ है। सिटीजनशिप पार्ट 2 में बताई हुई है। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में बताया हुआ है। DPSPs पार्ट 4 में बताया हुआ है। और इसी तरह से हम आगे चलते रहते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज, यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड सो ऑन। इस तरह से स्पेशल प्रोविजंस फॉर लैंग्वेजेस एंड ऑल दैट, ठीक, पार्ट 22 इस तरह से चलता रहता है। तो सारे कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे पहले आपको समझना है कि पार्ट्स में, दिस इज हाउ वी हैव डिफाइंड इट। नाउ नेक्स्ट थिंग, हर एक पार्ट में कुछ आर्टिकल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल यूनियन एंड इट्स एग्जीक्यूटिव, आर्टिकल नंबर 1 to 4। सिटीजनशिप 5 to 11। इस मॉड्यूल में, जो मैं आपको इस मॉड्यूल में पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको सारे आर्टिकल वाइज ही पढ़ाऊंगा। बेयर एक्ट PM बख्शी का ही पढ़ाऊंगा। एक बार आपको बेसिक क्लैरिटी हो जाए तो एक एक आर्टिकल देखेंगे हम। 5 to 11 फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 to 35, DPSP 36 to 51, इस तरह से चलते रहते हैं। समझ आ गया? नाउ ये हो गए आपका कॉन्स्टिट्यूशन। इसके एक ऊपर होता है प्रीएम्बल, इंट्रोडक्शन, जो बचपन से NCERTs के सामने आपने पढ़ा होगा। देन वी हैव 22 पार्ट्स। Each part has a corresponding subject, that is union and its territories, citizenship, fundamental rights, DPSPs. Each part has a collection of articles. Article 1 to 4, 5 to 11, 12 to 35. This is how we have segregated and organized our constitution. जैसे आप कोई भी बुक उठाते हो, लास्ट में लगा होता है annexure। वो क्यों लगा होता है? पूरी किताब में कितने सारे ऐसे वर्ड्स हैं, अगर उनका मतलब वहीं बताने लग जाए तो बात नहीं बनेगी। सो राइटर थिंक्स कि व्हाई डोंट आई मेक अ ग्लॉसरी, पीछे मैं सब वर्ड्स जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनकी डेफिनेशंस मैं लास्ट में दे देता हूँ। मैं एक एक जगह पूरी बुक में टेबल्स बनाऊँ, इससे अच्छा जितने भी मेरे को बुक्स में टेबल बनाने हैं मैं लास्ट में टेबल्स बना देता हूँ। यू नो, दैट्स हाउ वी ऑर्गेनाइज एनी डॉक्यूमेंट। सिमिलरली अब हमारी कंट्री में कितनी सारी स्टेट्स हैं, एक एक को कहीं कहीं लिखने से अच्छा हम एक शेड्यूल ही बना देते। शेड्यूल 1, जहाँ पे हम सारे स्टेट्स का नाम लिख देते। हमारी कंट्री में कितने सारे डिग्नेटरीज हैं, उनकी सैलरीज हैं, एक एक जगह इसको इतनी सैलरी मिलेगी, इसको इतनी सैलरी मिलेगी, ये सब लिखने से अच्छा मैं एक शेड्यूल ही बना देता हूँ जहाँ पे सबकी सैलरीज हों। हमारी कंट्री में कितने सारे जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, इनको हम ओथ एंड अफर्मेशन, क्या मतलब होता है, एक को थोड़ा रिलीजियस टोन होती है पर चलो एनीवेज, ओथ सबने शपथ ग्रहण समारोह होता है ना मंत्रियों का और
प्रधानमंत्री जी का एंड देन सभी का होता है, तो सबकी ओथ होती है। मैं कहाँ कहाँ बीच में लिखने से अच्छा एक शेड्यूल ही बना देता हूँ, वहाँ पे सबकी ओथ लिख देता हूँ। हर एक स्टेट को राज्यसभा में कुछ कोटा मिलता है जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे, तो उसको बीच में मिक्स एंड मैच करने से अच्छा मैं एक जगह लिख देता हूँ। इस तरह से करते 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 हमने पीछे बना दिए शेड्यूल्स। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन द बिगिनिंग व्हेन वी गॉट वन वी हैड 8 शेड्यूल्स, धीरे 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 हमने उसमें 9th शेड्यूल ऐड किया, 10th किया, 11th, 12th, टुडे वी हैव 12 शेड्यूल्स। क्लियर? तो अब अगर आपको बेसिक सा स्ट्रक्चर जानना हो कॉन्स्टिट्यूशन का तो वो समझ आ गया। वी गॉट पार्ट्स and then each subsequent part has 22 parts and each subsequent part has a corresponding वो subject, और यहाँ पे end में हमारे पास आता है preamble, articles and schedule। सिंपल। अब एक सेकंड और आप एक चीज देख लीजिए, आर्टिकल ऐसे लिखा होता है, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, ये सब आर्टिकल्स हो गए। इसके बाद कई बार आप आगे जाके देखेंगे ऐसे लिखा होगा, मान लो आर्टिकल 21A, ये कैपिटल A लिखा है। इसका मतलब क्या है कि ये एक इंडिपेंडेंट सेपरेट आर्टिकल है, ये किसी एग्जिस्टिंग आर्टिकल का कोई क्लॉज या उसका कोई छोटा भाई नहीं है। ठीक, ये इंडिपेंडेंट आर्टिकल है जिसको आप बोलोगे 21A। क्लियर? फिर एक आपको कई बार ऐसा मिलेगा आर्टिकल से, अगेन मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ऐसे सच में आर्टिकल एग्जिस्ट करता है नहीं करता, है डिफरेंट थिंग। 15 क्लॉज 1, और इसके आगे भी आपको ऐसा मिल सकता है सब क्लॉज ए, छोटे वाला ए। 15 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी। क्लियर? समझ आ गया? दिस इज हाउ। ऐसा अगर आप याद करेंगे बोलेंगे तो आपको कन्वीनियंस रहेगी, बाकी आपने वकालत तो करनी नहीं है, आपको बेसिक्स आइडिया समझ आना चाहिए। तो चलिए जी, कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट कर लिया, इस नेचर का एक लीगल डॉक्यूमेंट हमें मिल गया। अब हम आते हैं उसकी सेलिएंट फीचर्स के ऊपर। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बोली जाती हैं, बहुत सारी सेलिएंट फीचर्स में से मैं आपको सिर्फ वो बताने वाला हूँ जिस पे सवाल आ सकता है। सबसे पहली चीज़, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वन ऑफ द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस आउट देयर। ऐसा मैंने सुना है, पढ़ा नहीं है, सुना है कि नेपोलियन ऐसा बोलते थे कि किसी भी कंट्री की लॉ बुक इतनी होनी चाहिए कि एक आम आदमी के, एक आम सिटीजन की पॉकेट में आ जाए। इतनी मोटी मोटी लॉ बुक्स बनाओगे तो कोई ना कोई लॉ तो हमेशा पर्सन तोड़ ही रहा होगा, आप सबको अनलॉफुल बना दोगे, सबको आप क्रिमिनल बना दोगे। थोड़े कम लॉ होने चाहिए। एनीवेज, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में वन ऑफ द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका मैं आपको रीज़न बता चुका हूँ। अभी देखना आपकी इतनी बड़ी कंट्री, इतनी वास्ट नेशन, फिर फेडरल स्ट्रक्चर, फिर उसमें भी सबकी पावर्स बतानी है, फंडामेंटल राइट्स भी क्लियर करने हैं, फिर सोसाइटी के एस्पिरेशंस भी बतानी है, फिर एग्जिस्टेंस ऑफ सो मैनी स्पेशल एरियाज लाइक शेड्यूल्ड एरियाज। तो उन सबको अगर आपने अकोमोडेट करना है तो फिर लीगल डॉक्यूमेंट तो इतना बनना ही था। दूसरी इसकी एक फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, दैट इट हैज़ ड्रॉन इंस्पिरेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। अंबेडकर जी ने बोला था, बोलते हैं कि जहाँ पे आज मैं खड़ा हूँ, टुडे वेयर आई एम स्टैंडिंग, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कम अप विद समथिंग एब्सोल्युटली न्यू विच हैजंट बीन थॉट ऑफ टिल डेट। ये पॉसिबल ही नहीं है कि मैं कुछ ऐसा दे दूँ आपको कि यार इस बारे में तो आज तक किसी ने सोचा ही नहीं। सो द बेस्ट थिंग वुड बी to search the entire world and cherry pick whatever is there which is relevant and useful for India। बात भी ठीक है, मैं आज एक बिल्कुल नया सा संविधान बनाऊं, इससे अच्छा मैं पूरे दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन देखता हूं और पिक करता हूं वो सारे प्रोविजंस जो मुझे लगता है कि इंडिया के लिए बेस्ट है, और ऐसा किया भी गया। सबसे पहले साइमन कमीशन जब आया था, साइमन कमीशन के बाद में वाइट पेपर आया, और वाइट पेपर के बाद में कुछ और हुआ, और कुछ और होने के बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 आया था, जो अगेन मॉडर्न हिस्ट्री में आपको भरसर करवाएंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 जो है ये बेस बनता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तकरीबन 70% जो है बेस वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 है। फिर हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से काफ़ी कुछ चीज़ें ली हैं, जैसे कि
DPSPs उन्होंने लिया स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से, समथिंग लाइक दैट। फिर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या इंस्पिरेशन ली है? फंडामेंटल राइट्स एंड सुप्रीम कोर्ट की पावर्स बहुत ज़्यादा वहाँ से इंस्पायर्ड हैं। कनाडा, कनाडा से हमने क्या लिया है? फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग यूनियन, रेजिडरी पावर्स विद द सेंटर। अगेन सर ये क्या बोल रहे हो? तो सब कुछ करवाया जाएगा। यूके, यूके से तो हमने सारा कुछ ही सीखा है देखा जाए तो। यूके से हमने लिया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जैसा वहाँ पे है बाई कैमरल लेजिस्लेचर, रूल ऑफ लॉ एंड सो ऑन, धीरे धीरे करेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज़ USSR, जिसको आजकल हम रशिया बोलते हैं। फ्रांस, हमारे आइडियाज़ लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी प्रियम्बल में है बहुत स्ट्रांगली। ऑस्ट्रेलिया, जॉइंट सिटिंग, वन ऑफ द आइडियाज़ जो है वहाँ से लिया है। कंकरेंट लिस्ट, आई थिंक वो भी ऑस्ट्रेलिया से लिया है, चेक कर लेंगे। वेमर रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, एक कॉन्स्टिट्यूशन होता था जर्मनी में, उससे हमने क्या लिया था कि इमरजेंसी जब लगी हो तो लोगों के फंडामेंटल राइट्स पे क्या उसका इफेक्ट होगा, दैट वी हैव गॉट इंस्पिरेशन फ्रॉम जर्मनी एंड जापानीज प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। इस तरह से हमने बहुत सारी इंस्पिरेशंस ली हैं। अब जो कुछ मैंने बोला है ये सब कुछ आगे जाके डिस्कस होगा, डोंट वरी, बट फिर भी मैं इसको रिपीट करूंगा जब भी ये टॉपिक कराऊंगा, पर आपको अभी के लिए पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा फीचर, तो पहला फीचर आपको समझ आ गया, लेंथिएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा है ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। तीसरा फीचर क्या है कि इंडिया में है फेडरलिज्म। ये अब बस अगले 20 मिनट मुझे ध्यान से सुन लो, और इसमें आपके पेपर में 1-2 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अगर आएगा वो डिफिकल्ट होगा और आपका ठीक होगा। अब जो मैं अगले 15 मिनट में स्पेशली जो सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी, लास्ट क्लास की वीडियो के नीचे कमेंट में बच्चे ने पूछा था, तो ये जो सवाल है डिफिकल्ट होगा, और अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपका पेपर में ठीक होएगा। सबसे पहले फेडरलिज्म, इस पे बहुत डिटेल में बातें करेंगे हम। अभी के लिए एक बार एक चीज़ देखिए आप, हम इधर वापस आते हैं। नाउ इफ़ यू लुक एट इट केयरफुली, दिस इज हाउ मोटा मोटा इंडिया लुक्स, क्लियर। अब इंडिया मोटा मोटा ऐसा दिखता है। इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास फेडरल सिस्टम का मतलब क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ ड्यूअल पॉलिटी। दो सरकारें हैं, एक सरकार है जिसको हम बोलते हैं राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, जैसे केरला है ना, तमिलनाडु से मान लो कर्नाटका, महाराष्ट्र, एंड इस तरह से डिफरेंट स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं, क्लियर। कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, स्टेट गवर्नमेंट। दूसरी एक, इन सब को जब हम मिला देते हैं तो हो गई पूरी एक सेंट्रल गवर्नमेंट। ड्यूअल पॉलिटी का मतलब समझ आ गया, एक आम नागरिक दो सरकारों के अंडर है। जैसे कि से मान लो अब एग्जांपल, एक बंदा पंजाब में रह रहा है, एक गुजरात में रह रहा है। इन दोनों के ऊपर एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी जी जो सरकार जो लॉ बना रही है वो वाला लॉ लग रहा है। दूसरा अपनी अपनी स्टेट का भी लॉ लग रहा है, जिस स्टेट में वो वहाँ पे है। से अगर मैं गुजरात में हूँ, आई कैन नॉट लीगली बाय और कंज्यूम एल्कोहल। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं पंजाब में हूँ, आई कैन नॉट लीगली स्टे like without consuming alcohol. I'm only kidding. We guys just boast a lot. Otherwise Kerala is the state which consumes more alcohol than Punjab. So anyways, पंजाब में एक पंजाब के कायदे कानून आपके ऊपर लग रहे हैं, गुजरात में गुजरात के कायदे कानून लग रहे हैं। यहाँ पे एक अपनी सरकार है, चीफ मिनिस्टर, उन चीफ मिनिस्टर के भी आगे फर्दर फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, होम मिनिस्टर भी हैं उस स्टेट के, और इंडिया के तो हमारे पास हैं ही पूरे लेवल पे, ये इनके ऊपर भी एप्लीकेबल है, वो वाले इंडिया वाले। तो दिस इज द बेसिक आइडिया, द एग्जिस्टेंस ऑफ ड्यूअल पॉलिटी हैविंग सेंटर एंड हैविंग स्टेट्स। इसको हम बोलते हैं फेडरलिज्म, बेसिक्स आइडिया। इसके कुछ फीचर्स होते हैं जो अगेन मैं आगे बहुत डिटेल में करूंगा। 2-3 फीचर्स आपको बेसिक से मैं बता रहा हूँ। वो क्या है?
अब देखो, अगर मेरे पास में इतनी सारी स्टेट्स हैं ये, क्लियर, और मेरे पास सेंटर है, तो कुछ चीज़ें आपको नहीं लगता कि हो सकती हैं? वो क्या है? सबसे पहले एक चीज़ ये हो सकती है कि स्टेट के लॉज के ऊपर सेंटर लॉज बनाना शुरू कर दे स्टेट के एरिया में, और सेंटर के एरिया में स्टेट लॉज बनाना शुरू कर दे। सो फर्स्ट थिंग आई नीड टू नो इज दैट सेंटर के पास कौन सी पावर्स हैं और स्टेट के पास कौन सी पावर है। तो अलग अलग पावर्स होनी चाहिए, सेपरेशन ऑफ पावर। उसके बाद एक पर्सन और दूसरे पर्सन की इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम ना रहे कि यार ये तो हमारी पावर थी, ये तो तुम्हारी पावर थी, इस चीज़ के ऊपर तो स्टेट लॉ बना सकता है, इसके ऊपर तो सेंट्रल लॉ बना सकता है, इसलिए होना चाहिए ये पावर्स रिटन। तो सबसे पहले होना चाहिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपको फेडरल सिस्टम बनाना है, दो सरकारें रखनी है, उनमें कन्फ्यूजन ना हो, तो सबसे पहले तो होना चाहिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी चीज़ होनी चाहिए फिर उस पर क्लियर कट सेपरेशन कि ये कौन से हैं, ये यूनियन सब्जेक्ट्स हैं, ये स्टेट सब्जेक्ट्स हैं। इन चीज़ों के ऊपर लॉ स्टेट बनाएगी, इन पे सेंटर बनाएगा। आजकल आपने देखा होगा फार्म बिल प्रोटेस्ट चल रहा है पूरी कंट्री में। वन ऑफ द ग्रीवेंसेस ऑफ स्टेट्स इज कि ये एग्रीकल्चर होता है, पुलिस होती है, लॉ एंड ऑर्डर होता है, इन चीज़ों के ऊपर राज्य सरकारें लॉ बना सकती हैं, सेंटर कैसे लॉ बना रहा है, ऐसा मानना है उनका। क्लियर? तो ये होना चाहिए। और तीसरी चीज़, ये जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें क्लियर सेग्रीगेशन की गई है, सेपरेशन की गई है, इसको पूछने वाला इसकी सैंक्टिटी मेंटेन करने के लिए कि अगर कभी स्टेट को सेंटर से प्रॉब्लम है या सेंटर को स्टेट से प्रॉब्लम है, तो कोई बॉडी तो होनी चाहिए जो ना स्टेट के अंदर आती हो ना सेंटर के अंदर आती हो, बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो और फैसला करवाए एज पर द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, फैसला करवाए एज पर दिस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो तीसरी चीज आपको क्या चाहिए होती है? इंडिपेंडेंट जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट। सो अदरवाइज किसी कंट्री में जो बेयर मिनिमम 3 रिक्वायरमेंट्स हैं फेडरेशन होने की, वो क्या है कि एक सरकार है, केंद्रीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, another one is the state government, and you need to have 3 bare minimum things out there. Number 1, there has to be a written constitution. Within that written constitution there must be clear segregation of power, that these are unions powers and these are states powers. And third thing, we must have an independent judiciary which can resolve any dispute as per the written constitution. Second thing जो हमें देखनी है कि इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन की सेलेंट फीचर है, वो है इंडिया में है सेंटर में बाई कैमरल लेजिस्लेचर। अगेन इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट है क्या, ये देखो हमारे पास में एक तो है पूरा इंडिया, पूरे इंडिया को हमने कुछ स्टेट्स और यूटीज़ में डिवाइड किया हुआ है। इन स्टेट्स और यूटीज़ को हमने फर्दर डिवाइड किया हुआ है से कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, 545 कॉन्स्टिट्यूएंसीज या 552 इन थ्योरी कॉन्स्टिट्यूएंसीज। क्या होता है कि हर 5 साल बाद इन 545 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इलेक्शंस होते हैं, हर एक सीट से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना जाता है और वो जाके बैठता है, उस सीट को रिप्रेजेंट करता है। इतना तो आपको बेसिक पता होना चाहिए या पता होगा, नहीं पता तो भी अब पता लग गया। इस हाउस को हम क्या बोलते हैं जहाँ पे सारी स्टेट से लोग जाके बैठते हैं? लोकसभा। क्लियर? अब जैसे हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चुनी थी इस लेक्चर के स्टार्टिंग में, वैसे ही क्या होता है, हर एक स्टेट की एक अपनी भी विधानसभा होती है। हरियाणा की एक अपनी विधानसभा है, 90 मेंबर्स हैं उसमें, मनोहर लाल खट्टर जी हमारे सीएम हैं। अब हर एक विधानसभा को, हर एक स्टेट को उस स्टेट की पॉपुलेशन के बेसिस पे एक कोटा मिला होता है एक और हाउस में। उस हाउस को हम क्या बोलते हैं? राज्यसभा। वी हैव राज्यसभा जिसमें टोटल स्ट्रेंथ है 250, 250 लोग बैठेंगे इस हाउस में। अब पंजाब से 7 लोग अगर बैठेंगे, हरियाणा से अगर 6 लोग बैठेंगे, तो ये कौन होंगे? जिनको उस स्टेट के एमएलएस चुनेंगे और वो यहाँ पे भेज देंगे। तो अगर हम हरियाणा का ही एग्जाम्पल लें तो लोकसभा में हरियाणा से 10 लोग आएंगे, 10 एमपी आएंगे। पूरे हरियाणा को आपने 10 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की।
अंबाला, रोहतक, है ना, फरीदाबाद, गुड़गांव, करनाल, इस तरह से आपने डिवाइड किया। हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, 10 लोग जाके बैठ जाते हैं, कुरुक्षेत्र एंड ऑल दैट से। ऑन द अदर हैंड राज्यसभा में भी हरियाणा से कुछ लोग जाएंगे, लेकिन वो कौन होंगे? आपके हर 5 साल बाद एक और चुनाव भी तो होते हैं उसके विधानसभा के, स्टेट असेंबली के। तो जो आपके 90 MLAs हैं, ये चुन के यहाँ पर भेजेंगे, बनेंगे ये भी में MPs ही। इनको भी हम क्या बोलते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। द ओनली डिफरेंस इज लोकसभा वाले आर चोजन डायरेक्टली, राज्यसभा वाले आर चोजन इनडायरेक्टली। और विधानसभा जो MLA था, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, दे आर ऑल्सो चूजन डायरेक्टली। ओनली राज्यसभा के लोग हैं, इनको इनडायरेक्टली चूज करते हैं। कौन? हमने अपने MLAs को चुना, MLAs ने राज्यसभा के मेंबर्स को चुना। इसको हम बहुत डिटेल में आगे करेंगे। ये सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो बिगिनर्स हैं उनको कल के लेक्चर के बाद स्पेशल मेजॉरिटी, इफेक्टिव मेजॉरिटी, ये सब समझ आ जाए तो उनको बेसिक सा आइडिया पता होना चाहिए। मेन जो पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस करना है, जिसको मैं बोल रहा हूँ कि आपके पेपर में आ सकता है, वो है पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी का पॉइंट। कि इंडिया में क्या है, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी है या इंडिया में जुडिशियल सुप्रीमेसी है, व्हाट इज इट एग्जैक्टली दैट वी हैव इन इंडिया। इस पॉइंट को आप देखो जरा, सुनो भाई। इंडिया में सर्वोपरि है कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिवली स्पीकिंग सबसे ऊपर है कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट भी वही सब कुछ कर सकता है जो कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है। क्लियर? पार्लियामेंट कैन ओनली डू व्हाटएवर द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज। ऑन द अदर हैंड मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल देकर समझाना चाह रहा हूं। लेट्स टेक USA, UK एंड इंडिया। ये 3 कंट्रीज का एग्जांपल लेते हैं। क्लियर? इंडिया में क्या है? इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्लियामेंट को उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लॉ बनाना है। अगर वो उसके हिसाब से लॉ नहीं बनाता तो क्या होता है? तो सुप्रीम कोर्ट उस लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देता है। सिमिलरली कोई भी लॉ अगर इंडिया में बनता है, वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट जब उसको असेस करता है कि लॉ ठीक है कि नहीं है, तो वो कैसे करता है? एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। सिंपल। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी इंडिया में है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? मैंने कल बताया था, जनरल विल ऑफ द पीपल। सभी लोगों ने, हम मान के चल रहे हैं कि सारा इंडिया इकट्ठा हुआ, उसने बड़े धैर्य से, ठंडे दिमाग से सोचा कि हमें अपनी कंट्री को किस बेसिस पे चलाना है, और वो बेसिस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना। तो सुप्रीम, अदरवाइज इंडिया में क्या हो गया? अल्टीमेट सुप्रीम कौन हो गया? विल ऑफ पीपल। क्लियर? विल ऑफ पीपल की मैनिफेस्टेशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर 1 क्लियर। अब हम आते हैं USA में। USA में नॉट नेसेसरली ऐसा है। USA के बारे में एक बात बोलते हैं USA के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज व्हाट? US says, जुडिशरी सेज इट इज टू बी। यहाँ पे जुडिशरी आपको बता देती है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है। USA में जुडिशियल सुप्रीमेसी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एग्जाम्पल के लिए इनकी फर्स्ट अमेंडमेंट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अमेरिका में ऐसा माना जाता है। उसकी इंटरप्रिटेशन ये कर दी जाती है कि जब मैं किसी को दान दे रहा होता हूँ तो वो मेरा एक्सप्रेशन है, इसलिए अगर मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को दान दे रहा हूँ तो वो मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। यू अंडरस्टैंड? सिमिलरली जजेस, लाइव जजेस हैं आप चुन लिए गए, अब आप जज रहेंगे आप जितनी मर्जी, जब तक आपकी डेथ नहीं हो जाती, आप रिजाइन नहीं कर देते या आप इम्पीच नहीं कर दिए जाते, जो कि बहुत मुश्किल है तीनों चीज़ें। क्लियर? तो USA में अगर आप देखेंगे तो जुडिशरी के पास बहुत पावर्स है। सुप्रीम इंटरप्रिटेशन जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन की, लॉ ऑफ द लैंड की, वो जुडिशरी के हाथ में है, और जुडिशरी के ऊपर कुछ ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, एक लेमैन के टर्म्स में अगर हम बात करें। क्लियर? तीसरी चीज़ आती है UK का कॉन्स्टिट्यूशन
ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है जैसे हमारा है। हमारी कंट्री में क्या है, ये हमने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, अब प्रियम्बल है, 395 आर्टिकल्स हैं। अब कंट्री में 100 करोड़ और लॉज बनेंगे, इंक्लूडिंग ये फार्म बिल से रिलेटेड 3 लॉज बने हैं, जैसे कोई और लॉ बनेगा, कोई और लॉ बनेगा, इतने हज़ारों लॉज हैं। लेकिन ये जितने भी लॉज हैं, ऑल दीज लॉज मस्ट बी इन लाइन विद दिस लार्जर प्रिंसिपल कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसके सिंक में होने चाहिए सारे के सारे, बिल्कुल ठीक है। यूएसए में ऐसा कोई सिंगल रिटन डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, तो वहाँ पे क्या है यूएसए में, आई बेग योर पार्डन, यूके में, यूएसए में तो करता है, यूके में ऐसा कुछ नहीं एग्जिस्ट करता। तो यूके में क्या है, मान लो एक लॉ बना हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, यूके का पार्लियामेंट आया, उसने उसके ऊपर कोई दूसरा लॉ बना दिया। इन थ्योरी ऑफ कोर्स, मतलब रैशनैलिटी तो प्रिवेल करती ही है, पब्लिक ओपिनियन भी प्रिवेल करता है, पर मैं बोल रहा हूँ कि इन थ्योरी यूके के पार्लियामेंट ने कोई तीसरा लॉ बना दिया। तो बेसिकली यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो है क्या, एक सिंगल रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ कन्वेंशंस, ट्रेडिशंस, लॉज, वेरियस, एक पुराने टाइमों में राजा के दिए हुए ऑर्डर्स वही चले आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि पार्लियामेंट कुछ भी कर सकता है, इन थ्योरी पार्लियामेंट कोई भी लॉ बना सकता है। दैट्स व्हाई दे से दैट पार्लियामेंट कैन डू एनीथिंग बट टू चेंज अ मैन टू वुमन एंड वुमन इनटू अ मैन। तो यूके में अगर आप देखोगे पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है, पार्लियामेंट कुछ भी कर सकता है। यूएसए में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे क्या है, जुडिशियल पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी यूके में, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जुडिशियल सुप्रीमेसी बहुत ज़्यादा है। इंडिया में क्या है, इंडिया में देयर इज अ सिंथेसिस बिटवीन पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। नियम बनाने की अल्टीमेट पावर पार्लियामेंट के पास है इंडिया में भी, बट जुडिशरी इंटरप्रेट करेगी उस नियम को, ये जुडिशरी की अल्टीमेट पावर है और इसका एक सिंथेसिस है। पेपर में आपको क्या ऑप्शन आएगी उस हिसाब से आपने उसको इंटरप्रेट करके उसका आंसर देना है। एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा, आपको इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर उसको आपने सॉल्व करना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंडिया में है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसका मतलब क्या है कि एक पार्लियामेंट बैठता है जिसकी 3 बॉडीज हैं, लोकसभा जैसा अभी हमने देखा डायरेक्टली इलेक्टेड, राज्यसभा इनडायरेक्टली इलेक्टेड एंड प्रेसिडेंट। इन तीनों को अगर हम मिला दें तो हमारा बनता है पार्लियामेंट। आई विश यू ऑल अ गुड वीकेंड। हम मिलेंगे अब मंडे को, जहाँ पे हम इसको कंपाइल करने के बाद स्टार्ट करेंगे प्रियम्बल, और उसके बाद क्योंकि हम आर्टिकल्स वाइज करेंगे तो यूनियन और सिटीजनशिप भी आपका आजकल में हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन मंडे। इन जनरल आपको ये समझना है, आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी क्लासेस होंगी ये वाली, सुबह 12 बजे क्लास आती है हरियाणा जीके की, वो भी मंडे टू फ्राइडे आएगी। शाम को 5 बजे आपकी चल रही है एंशिएंट एंड मिडीवल, सब यूट्यूब पे फ्री है, वो भी 5 बजे आएगी मंडे टू फ्राइडे। और दीज पॉलिटी क्लासेस 9 PM वाली ये भी आपको मिलेंगी मंडे टू फ्राइडे। ऑल द बेस्ट गाइज, टेक केयर।